आज के आपके करंट अफेयर्स 3 जनवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब देखो ये करंट अफेयर कहां से आता है। आपके हर 10 साल बाद इंडिया में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो सेंसस होता है एक डेकेड में एक बार ही होता है। लास्ट जो हुआ था 2011 में हुआ था। तो जो लेटेस्ट डेटा आना चाहिए था वो 2021 का आ जाना चाहिए था, मतलब 2021 में सेंसस हो जाना चाहिए था। तो अप्रैल 2020 में शुरू होना था और 2021 तक हमने सारे पॉपुलेशन को कंपाइल करना था। पर क्योंकि 2020 में आपके कोविड आ गया, उसके कारण आपका सेंसस होना ही डिलेड चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में आपका अभी फिर से जो फर्स्ट फेज सेंसस का था उसे फिर से डिले कर दिया गया है सितंबर तक। तो अभी तक काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है लेटेस्ट पॉपुलेशन की। ठीक है, डेटा तो उसके बहुत बाद आता है, काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई है। पर जो भी डेटा होगा उसे हम हमेशा 2021 के अकॉर्डिंग मानेंगे जब भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे पहले 2001 में हुआ था। बिल्कुल 10-10 साल के गैप पे ही हम मार्क करके चलते हैं। इंडिया के अंदर ये जो सारा पॉपुलेशन का डेटा है जो सेंसस कंडक्ट करवाता है वो है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस सेंसस का बेनिफिट क्या होता है? देखो, इससे एक तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारी सेक्स रेशियो क्या है इंडिया में, कितने बुजुर्ग हैं, कितने यंग हैं और कितने एडोलेसेंट एज में अभी। ठीक है, 15 से भी कम है। ये सारी इंफॉर्मेशन से हम कंपाइल करते हैं कि कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कौन मेजोरिटी है, ठीक है, क्या देश को किस चीज की जरूरत है। इसके अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, तालुक और पुलिस स्टेशन, इनकी जो बाउंड्रीज होती है ना, वो भी हर सेंसस के बाद चेंज होती है। ठीक है, मतलब चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बारी चेंज होगी। पर एक जैसे लेट्स सपोज पुलिस स्टेशन का एग्जांपल लगाते हैं। पुलिस स्टेशन की एक हमेशा एक ज्यूरिसडिक्शन होती है ना एक पुलिस स्टेशन की। लेट्स सपोज कल उस एरिया में कोई इतना चेंज आ गया था कि इस एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहने लग गए। इतने ज्यादा लोगों के रहने के कारण शायद एक पुलिस स्टेशन का एरिया इसे बनाना पड़े और एक एरिया किसी और में इसे मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, अगर वहां पे लोग अब कम रहने शुरू हो गए, वो थोड़ा बड़ा एरिया हो जाएगा, ये कम एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ज्यूरिसडिक्शंस चेंज होती है। तो आपकी इसके ऊपर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, कि कोई भी अभी के लिए बाउंड्री नहीं चेंज होगी जब तक आपका नया सेंसस नहीं होता। तो जून 2022 तक इस सब के ऊपर रोक लगी हुई है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन इनकी बाउंड्रीज अभी नहीं चेंज कर सकता जब तक ये सारा का सारी चीज सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। क्लियर है? अब इसी से ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्या चीज है? देखो, इससे ना एक और चीज से लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, इस कारण नहीं पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। वो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया है ना, तो जो उसका जितना एरिया था बस उसी के अंदर वो परमिशन लेके एक आधी चीज तुम कर सकते हो। तुम मेजॉरिटी चेंज नहीं ला सकते, ये भी परमिशन के थ्रू होता है। तुम्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से पूछना पड़ता है कि कौन सा एरिया मार्क करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले सेंसस के बाद मलेरकोटला का एरिया फिर रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज फिर रिवाइज कर दें। ठीक है, तो वो अभी के लिए क्रिएट कर दिया, ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टंट था, परमिशन लेके कर दिया, पर वैसे बैन लगा हुआ है कि नहीं कर सकते। तो हर केस टू केस बेसिस अप्रूव करवाना पड़ेगा अगर कर। हाँ हाँ, आरजीआई के पास जाना पड़ेगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? देखो, एक चीज जिसके ऊपर 2019 में काफी रोल आउट डला था, ये उससे कंफ्यूज भी की जा सकती है। ठीक है, वो है आपका एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब ये है क्या, ये दोनों में 2019 में याद हो कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था,
हाँ जी नैन्सी, जब क्या कहते हैं सेंसस पूरा होगा तब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो एमपी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज भी शफल होती है। वो हर इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन है, कमीशन बनती होती है, वो सेंसस जो भी लास्ट मार्क करके रखा होता है उसके मुताबिक चेंज होती रहती है। अभी 2011 के मुताबिक होती है, बाद में 21 का आ जाएगा तो उसके मुताबिक चेंज होगी। मैं क्या बता रहा था, हाँ 2019 में आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जिसके चलते हुए दिल्ली में लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए थे कि कागज कहां से लेके आएंगे वो सब कुछ, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद क्योंकि आपकी सरकार का एक तरह से मूड था कि हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को भी रिवाइज करेंगे। ये जो रजिस्टर है ना, ये 1951 के बाद आज तक रिवाइज नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, वो है असम में। असम में क्या हुआ था, असम ना एक ट्राइबल स्टेट है। असम में बांग्लादेश से जब खासकर 60s और 70s में ना बहुत सारे बांग्लादेशी या तो बंगाल में आ गए थे या असम की तरफ चले गए थे, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है, उन्हें आउटसाइडर्स इतने कोई ज्यादा पसंद नहीं है। और वहां पे आके खासकर बांग्लादेशी आके बस गए हैं तो वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इस कारण बहुत ज्यादा डिमांड थी कि आप इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। इसी के चलते हुए असम में मिलिटेंसी भी फैल गई थी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मतलब एग्रीमेंट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम एक टाइम पे असम के अंदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर दोबारा से मॉडिफाई करवाएंगे और जो भी आउटसाइडर होगा उन्हें निकाल देंगे। 2019 में ये भी करना सरकार ने साथ में शुरू किया कि असम में सारा रजिस्टर मॉडिफाई हुआ और बहुत सारे लोग अचानक इंडिया के अब सिटीजन बचे ही नहीं, ठीक है। तो उन्हें उठा के सरकार ने डिटेंशन सेल्स में भी डालना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया। बांग्लादेश तो क्यों ही लेगा और लोगों को, बांग्लादेश कहेगा अब ये तुम्हारे ही है, तुम्हारे वहां चले गए थे। तो इस कारण वो स्टेटलेस लोग हुए फिर रहे हैं। इस चीज को कई बार पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए, इन दोनों चीजों को कंफ्यूज ना कर देना, चाहे दो स्टेटमेंट बन के ही आ गई फर्क में, तो इस कारण क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब होता है कोई भी जो इंडिया का रेजिडेंट है, जो यहां पे रह रहा है, ठीक है, पिछले कम से कम पिछले 6 महीने से, और प्लान है उसका अगले 6 महीने भी वो यहीं पे रहेगा, उसे हम कहते हैं कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। अब ये बंदा फॉरेनर भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, बस इंडिया के अंदर रह रहा है ना, इंडिया की रिसोर्सेज यूज कर रहा है, इस कारण इसका नाम पॉपुलेशन रजिस्टर में आता है। तो इसका पॉपुलेशन में इसकी काउंटिंग भी होती है। दूसरी साइड पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सिर्फ ये गिनता है कि इंडिया के सिटीजन्स कितने हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो सेंसस में डेटा होता है ना, वो ये होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इसमें फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों आ जाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिटीजन। क्लियर है, कोई भी डाउट? ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उन सबको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इन्हें लोकल लेवल से लेके एक गांव, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हर लेवल पे काउंट किया जाता है। आप देखते हो ना कि किसी अगर गांव के बाहर से निकल रहे हो ना, खासकर हिमाचल ट्रैवल करते हो, खासकर देखोगे गांव के ना बाहर सेंसस के बोर्ड लगे हुए हैं, तो तुम गांव की आबादी देखोगे, जो पूरा विलेज है 23 लोग 50 लोग, क्योंकि पहाड़ों में तो वैसे ही डेंसिटी इतनी कम है, तो एक एक गांव 50-50 लोगों का, 20-20 लोगों का भी गांव है वहां पे। तो वहां पे सेंसस के बोर्ड लगे हुए हैं बाहर, तुम किसी का भी एरिया एंटर करोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है कि ये गांव पॉपुलेशन इतनी। तो बिल्कुल लोकल लेवल से काउंटिंग हो के पूरी नेशनल लेवल की कंपाइल। हाँ मतलब हर जगह नहीं बोर्ड लगे, वहां पे भी हर जगह नहीं लगे, पर ट्रैवल, क्योंकि वहां पे सड़कें एक ही हैं, मल्टीपल सड़कें नहीं है, तो वहां ट्रैवल करते हुए ज्यादा दिखने के चांसेस है तुम्हें बोर्ड। तो मैंने इसलिए तुम्हें उसका वहां का एग्जांपल दिया, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कोई भी एक डेटा शो करना पड़ता है कि कैसे तुम इंडिया के रेजिडेंट हो। उसमें आधार दिखा दो, मोबाइल नंबर से भी अगर तुम रजिस्टर्ड है, क्योंकि मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है आधार ये सारी चीजों से,
प्लेस ऑफ बर्थ, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब कुछ इस तरीके से ये सब कुछ शो कर दोगे तो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम आ जाता है। ठीक है, जो भी एक चीज अवेलेबल है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो जो ऑफिस था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो मैंने बताया, उसका पूरा नाम उसके टाइटल का है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 1961 में ऑफिस बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और इसका यही काम है, एक तो सेंसस करवाना और दूसरा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करवाना। लिंग्विस्टिक सर्वे में क्या होगा, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं और उन्हें बोलने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, ऋषभ कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? चार कौन सी आती हैं? अच्छा ठीक है, 4 लैंग्वेजेस आती हैं। फिर एक तो ये पूछ लिया जाएगा। अगली चीज फिर और डिटेल में कैसी चीजें पूछी जाती हैं, इनमें से किस किस लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, इनमें से पढ़ भी सकते हो। और डोगरी सिर्फ बोल सकते हो, तो वो सिर्फ उस कॉलम में टिक लगा देंगे। फिर तीसरी आखिरी चीज पूछी जाती है कि तुम्हारी प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी है जिसमें तुम सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें कंपाइल होगी। अब फिर मैं पूरे इंडिया का ऐसा डेटा ले लूंगा और मुझे पता चल जाएगा हिंदी कितने लोगों को आती है, इंग्लिश कितनों को आती है, उर्दू कितनों को आती है, ऐसा मुझे सारा सर्वे मिल जाएगा ना। तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज डिसाइड कर सकती है कि कैसे लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है, या अगर कोई लैंग्वेज खत्म होती जा रही है उसे कैसे दोबारा से मतलब ग्रो करवाना है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहां से हो सकता है। इंडिया का सबसे पहला जो सेंसस था वो ब्रिटिश ने करवाया था 1870s में, सबसे पहले सेंसस हुआ था। पर ये जो 10 साल वाले सेंसस हैं ये 1881 से होने शुरू हुए। मतलब एक सेंसस 1870s में भी हो गया था पर बहुत ही इरेगुलर सा सेंसस था। प्रॉपरली ये जो 10-10 साल के गैप वाले होने शुरू हुए ये भी ब्रिटिश ने शुरू करवाए थे। 1881 में ये सबसे पहला सेंसस हुआ था। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है। सेंसस तो सारी आबादी का होता है, डेसिडियल 10 साल बाद, हर 10 साल बाद सेंसस होगा ही होगा। ठीक है, सारे डेटा देख लो, 1991, उसके बाद 2001, 2011, 2021, 2031, 41, 51, 61 चलता रहेगा। ठीक है, ये 10 साल पॉपुलेशन सेंसस हमेशा 10 साल बाद होता है। सेकंड करंट अफेयर है एक नेवल एक्सरसाइज के रिगार्डिंग मिलान। ये इंडिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये अभी फेब में होगी, तो ये करंट अफेयर अगले महीने फिर आएगा। अगले महीने मैं फिर पूछूंगा तुमसे कि मिलान क्या है। ठीक है, तो आज मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगली बारी फैक्ट तुम बताओगे। तो अभी अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना। ठीक है, मिलान नेवी की एक्सरसाइज है, बाइनियल इवेंट है। बाइनियल का मतलब क्या हुआ, हर दूसरे साल होती है। मतलब एक साल बीच में छोड़ दो, फिर अगले साल फिर एक साल गैप, फिर एक साल गैप से होती रहती है। ये सबसे पहले 1995 में हुई थी सबसे पहली मिलान एक्सरसाइज। ठीक है, तब सिर्फ थोड़ी बहुत ही नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड जैसी। ठीक है, हमारे सिवा 4 नेवीज और आई थी इस साल की मिलान। और क्यों तब से, मतलब 1995 से मिलान हम हर ऑल्टरनेटिव ईयर करवाते आ रहे हैं। इसमें बात क्या है कि ये ना अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो नेवी की देखो कमांड्स बटी हुई है, वेस्टर्न कमांड है जो आपका इंडिया है ना, इंडिया के वेस्टर्न कमांड को देखने वाली नेवी की अलग कमांड है, ईस्टर्न कमांड अलग है, और एक अंडमान एंड निकोबार की कमांड और है। ठीक है, क्योंकि ये आइलैंड्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंडमान एंड निकोबार की क्या इंपॉर्टेंस है, इतनी दूर आइलैंड्स हैं हमसे, इतने इंडिया की ट्राई सर्विस कमांड भी सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करती है। जो तीनों सर्विसेज एक साथ मिलके जहां पे काम करती है ना एक सिंगल ऑफिसर के अंडर, वो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में है। लक्षद्वीप में नहीं है। लक्षद्वीप में नेवी की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, फिर आर्मी की है। ठीक है, और बाकी तो एयर स्ट्रिप्स बनी हुई है वहां पे, और कुछ नहीं है।
लक्षद्वीप पे इतनी नहीं है। अंडमान एंड निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मैप में देखो ये इस साइड पे जाती है, यहाँ पड़ जाती है, बिल्कुल ही साइड पे होके, ठीक है। इंडिया के साथ नहीं जुड़ते, इंडिया से दूर आपके इंडोनेशिया के ऊपर और म्यांमार की तरफ ये आर्क बनाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस पता क्या है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये रहा आपका इंडिया का कोस्ट, यहां पे जाके ये घूम के बांग्लादेश, ये म्यांमार, यहाँ पे ये सारे के सारे कंट्रीज घूम के ये बने। यहां से म्यांमार के नीचे से यहां से शुरू होती है आपके अंडमान की चेन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाता है आपका इंडोनेशिया। ये किस चीज के बीच में सारा समुंदर है, ये किस चीज का काम करते हैं, दुनिया का जो यहां से ना शिपिंग रूट्स पास करते हैं, दुनिया की शिप्स। जैसे चाइना है, चाइना यहाँ ऊपर है, चाइना को जो मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना है वो सारा तेल यहां से जाएगा। अगर कभी वॉर होती है, तुम अपनी फोर्सेस से अगर ये रूट काट दोगे ना, तो उन्हें तेल की सप्लाई या और चीजों की सप्लाई बंद हो जाएगी। और दूसरी चीज देखो, शिप्स तो हमेशा डूब सकती हैं, आइलैंड थोड़ी डूब सकते हैं। तो मैं इनके ऊपर मिसाइल सिस्टम्स हर चीज अगर फिट करता जाऊं, मेरा अपने आप ही सारा का सारा एरिया प्रोटेक्टेड है। तो इन्हें अनसिंकेबल शिप्स कहते हैं, डूब नहीं सकते ना कभी भी। तो इनके ऊपर हम मिसाइल सिस्टम्स भी फीड करते जा रहे हैं, और हमारे ट्राई सर्विसेज की कमांड भी यहीं पे है। क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे ना, ये चलो मैं रूट पूरे ने बनाया, यहाँ पे बहुत ही नैरो सा रास्ता आ जाता है, उसे कहते हैं कौन सा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में से रास्ता निकलता है पानी का, और इसे कट ऑफ कर सकते हैं हम अंडमान एंड निकोबार के द्वारा। तो ये चोक लाइन है, तो इंडिया कभी भी चाइना की यहां से सप्लाई काट सकता है। नहीं, दुनिया में शिपिंग फ्री है। तुम क्या कहते हैं, ओपन वाटर्स में किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। वो कैनाल था। देखो दुनिया में आपने लास्ट ईयर सबने न्यूज सुनी होगी, सुएज कैनाल में एक शिप फंस गया था, एवरग्रीन शिप, बहुत ही बड़ा शिप टेढ़ा होके फंस गया था ना। सुएज कैनाल में क्या प्रॉब्लम है, यहां पे ये आपका अफ्रीका आ गया, ये आपका मिडिल ईस्ट का एरिया, ये इंडिया। यहां से देखो कोई भी शिप जाती है, अगर तुमने यूरोप जाना है तुम यहां से निकल के जाते हो। ये दोनों साइड पे जो एरिया है ना, ये इजिप्ट देश के बीच में से एक कैनाल निकलता है, सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल जोड़ता है इस साइड पे रेड सी और दूसरी साइड पे मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, सुएज कैनाल में क्यों पैसे चार्ज होते हैं। सुएज कैनाल नेचुरल नहीं है, ओरिजिनली ये जमीन जुड़ी हुई थी यहाँ पे सारी। ये तो आपके सबसे पहले फ्रेंच ने देखा कि ये एरिया को तोड़ा जा सकता है, तो फ्रेंच ने सारा एरिया काट दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने सारा एरिया खुदवा दिया कि हम दोनों, हमारे लिए फ्रेंच ने सोचा ये ट्रैवल करना आसान हो जाएगा इस साइड को, इसलिए उन्होंने वो कैनाल बना दिया। अब निकलता, अब बनाया गया है ना उसे, अब बाद में ये इजिप्ट एक देश बन गया। एक देश की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ना, देश की मर्जी है किसे अलाउ करे या ना करे उसके अंदर, जमीन के अंदर से निकलना। तो इस कारण इजिप्ट इसके ऊपर टैक्स लगाता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के बीचों बीच एक रास्ता बना दूं, फिर तो मैं भी पैसे चार्ज करने लग जाऊंगा, और मुझे जरूरत क्या है, हर कोई कहेगा हम यहाँ साइड से निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो क्योंकि ये रास्ते की क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं तो पूरा अफ्रीका घूम के यूरोप जाना पड़ेगा, ये सीधे ही पहुंचा देता है, ठीक है। तो जिस रास्ते को 30-45 दिन लगने थे, अब वो 10 दिन में सामान पहुंच जाता है, 8 से 10 दिन में। तो इस कारण ये चीज क्लियर है, कोई भी डाउट। थर्ड करंट अफेयर है आपका ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है। अच्छा मिलान का, सॉरी अगला पॉइंट एक बताना रह गया। अच्छा मिलान आज तक ना हमेशा अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंदर होती आई है,
पर ये जो इस साल होने वाली है फेब 2022 में, ये बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि इसकी कमांड इस बार अब विशाखापट्टनम बन रही है। तो जो आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड है वो इसे कंडक्ट करने वाली है, और ये लार्जेस्ट मिलान होने वाली है, क्योंकि इस बार इसमें 46 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्वाड नेशंस भी आएंगे सारे। क्वाड क्या है अपने आप में? देखो, 4 देश अपने लॉन्ग टर्म में अलायंस बनाते जा रहे हैं। इन चारों को चाइना से थ्रेट है। ये क्लियरली बोलते नहीं है कि हम क्यों अलायंस बना रहे हैं, पर सबको क्लियर है कि हो क्या रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये जो 4 देश हैं, ये अपनी मिलिट्री अलायंस धीरे धीरे क्रिएट करते जा रहे हैं। ये हर साल एक्सरसाइजेस एक साथ करते हैं। इन चारों की नेवल एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? क्वाड की मालाबार नेवल एक्सरसाइज। उसमें अब ये चारों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि चाइना इन चारों को तंग कर रहा है, इस कारण ये चारों एक साथ आके एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकें और इसके ऊपर काम कर सकें। तो ये है आपकी मालाबार। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ पे? अगला आपका करंट अफेयर है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। देखो, अगर आप में से इंडिया में किसी ने किया या नहीं किया, जो जैसे पैराग्लाइडिंग है, बैलूनिंग है, कुछ भी है, जो भी आपकी एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है इंडिया में, उनमें ना कहीं सेफ्टी के इश्यूज हैं इंडिया में, ठीक है? क्योंकि सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं बनी हुई कोई, तो वो अपने मुताबिक जो करना चाहे वो कर सकते हैं, फ्री घूम रहे हैं, पर जान को तो अल्टीमेटली बंदे का ही खतरा है ना। तो सरकार एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने लगी है। ड्राफ्ट का मतलब अभी ये बन रही है, ठीक है? अभी ओपन फॉर सजेशंस है। तुम भी कोई सजेशन देना चाहो सरकार की वेबसाइट पे देके जाके दे सकते हो, पहले सारी पढ़ के। ऐसा नहीं रैंडमली कि मैं ये चाहता हूँ इसमें ये हो। अगर वो ऑलरेडी है तो वो नहीं, क्लॉज बताओ कौन सा क्या ऐड करना है, कम करना है, तो सारी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए तुम्हें, अगर तुम्हें सजेस्ट करना है। इसमें हम करने क्या लगे, इसमें 2 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं। एक आपकी सारी एयर स्पोर्ट्स की एक अथॉरिटी बनेगी, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी इन स्पोर्ट्स को देखेगी। इसके अलावा हर स्पोर्ट्स की, पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, जो भी ड्रोन के स्पोर्ट्स हैं, बैलूनिंग है, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, पैरा मोटरिंग, स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, कुछ भी ऐसा कुछ भी करना है, ये सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज की अलग अलग एक टीयर में देखो, एक रेगुलेटरी बॉडी ये है, उसके बाद ये सारी स्पोर्ट्स की अलग अलग बॉडीज भी बनेगी, ठीक है? तो वो अपने अपने स्पोर्ट्स को मॉनिटर करेंगी और सारे इंडिया में एयर स्पोर्ट्स को ये मॉनिटर करेगी। तो एक तरह से हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, एक सेंटर बॉडी, इसके नीचे छोटी छोटी अलग अलग स्पोर्ट्स की बॉडी, ठीक है? तो इसके चलते हुए आपके इंडिया के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रमोट करने की कोशिश है कि आपके इक्विपमेंट रजिस्टर्ड हो, आपकी सारी सर्विसेज रजिस्टर्ड हो, और अगर कोई भी अथॉरिटी या कोई भी जो भी रजिस्टर्ड बॉडी अगर उसमें ढील दिखाएगी, उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगेगी। तो ऐसी सारी की सारी पॉलिसी बनाई जा रही है। सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, इक्विपमेंट के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी, पर्सनल कैसे होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कितने कितने टाइम बाद होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से होंगी, ठीक है? सारे इक्विपमेंट नंबर तक रजिस्टर्ड होंगे सरकार के पास। और जो आपके कुछ स्पोर्ट्स अट्रैक्शन एरियाज हैं इंडिया में, जैसे बीर बिलिंग हिमाचल में, गैंगटॉक सिक्किम में, हथपर महाराष्ट्र में और वागामोन केरला में, ये जो जगहें मशहूर हैं एयर स्पोर्ट्स के लिए, इन सबको कंट्रोल जोन के तौर पे मार्क किया जाएगा, ताकि जो आपके मैन्ड एयरक्राफ्ट है उनकी सेफ्टी भी इंश्योर की जा सके। देखो, ये भी हवा में हो रहे हैं ना स्पोर्ट्स, या हवा से रिलेटेड है, तो बाकी जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उन्हें यहां से अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा, ताकि ये कंट्रोल हो गया एरिया, तो यहाँ पे सेफ्टी उनसे भी बनी रहेगी, ठीक है? तो उसके अंदर भी तो 300-350 पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है? एक छोटी सी तार उसके इंजन में अड़गी, वो तो सारा का सारा प्लेन क्रैश हो जाए। तो इस कारण इन एरियाज को भी इसलिए मॉनिटर किया जाएगा। क्लियर है? देखो, ऐसा नहीं होता कि एक पंछी के कारण आपके कोई प्लेन खराब हो जाता है। खराब होने को एक पंख से भी खराब हो जाए
ठीक है, बात है कि प्लेन की ना 2 इंजन है, देखिए होकर दोनों साइड पे लगे होते हैं। जब तक प्लेन का अगर एक इंजन भी चलता रहे ना, प्लेन उड़ता रहता है। ये बहुत बारी हो जाता है कि पता भी नहीं चलता होता कि एयरक्राफ्ट का एक इंजन बंद हो चुका है, एक ही इंजन के सहारे बस वो उड़ता जा रहा है। पर होता क्या है, जैसे ही एक इंजन बंद होता है ना, वो कहीं ना कहीं लैंडिंग की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस दूसरा इंजन भी फेल हो गया, फिर वो बस ग्लाइड करते रहेंगे जहां तक जा सकते हैं, क्योंकि अब पावर नहीं आएगी कहीं से भी। ठीक है, तो इस कारण एक इंजन पे भी उड़ जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत सारे बर्ड्स का झुंड एक साथ टकरा जाता है और दोनों इंजन ही कई बार फट जाते हैं, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो रिस्क है। पर इस हाइट पे तभी इतनी ऊपर उड़ाए जाते हैं कि जहां पे बर्ड्स वैसे ना आए। बस ये होता है कि जब तक वो हाइट अचीव कर रहे होते हैं तब तक कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो जाए। अच्छा, तो इंडिया में ये पॉलिसी ये भी कोशिश करेगी कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक डिजाइन और ये सारी चीजें भी इंडिया के अंदर धीरे धीरे बनने लग जाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। पर जब तक नहीं बढ़ती, और इंडिया के अंदर हमने, क्योंकि एयर स्पोर्ट्स हम बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ेगा। अगर पूरी दुनिया में इंडिया के कहीं की स्काई डाइविंग फेमस हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली लोग यहाँ पे आके स्काई डाइविंग करना पसंद करेंगे। तो उस एरिया के लिए आपकी मतलब उन्हें बढ़ाने के लिए शायद कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज भी माफ कर दी जाए कुछ सालों के लिए, जीएसटी भी उनके लिए 5% या उससे भी कम रिकमेंड किया जाए, ताकि ये चीजें बढ़ सके। देखो, टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसे सरकार खासकर बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि टूरिज्म ना छोटी छोटी बहुत नौकरियां देती है। शायद कोई पर्सन एक टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर शायद एक छोटी सी बस दुकान खोल के बैठा है, वो मैगी बना के दे रहा है, पर जब घूमने जाते हो खा ही लेते हो, मैगी खा लेते हैं, अगले की तो कमाई हो रही है ना, चाहे दिन का 200 रुपया कमा के जाए, पर कमा तो रहा है वो। ठीक है, कोई टैक्सी चलाने लग जाएगा, कुछ और बेचने लग जाएगा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी, एक टूरिस्ट स्पॉट बहुत लोगों को नौकरियां दे सकता है। इस कारण इसे बढ़ाना बहुत जरूरी है इंडिया की पॉपुलेशन में। और टूरिज्म वेल पेइंग है, सर्विस सेक्टर है ना, तो वेल पेइंग है, इस कारण भी फायदा होगा इंडिया का, इसलिए इसे बढ़ाने में भी सरकार इंटरेस्टेड है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के